नमस्ते। मेवाड़ के इतिहास का भाग 4 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। भाग 1, भाग 2 और भाग 3 हम देख चुके हैं। भाग 3 में हमने कुंभा देखा था। लास्ट में हमने देखा था कि उदा जो है कुंभा का पुत्र था, बड़े वाला, उसने क्या किया, कुंभा की हत्या कर दी। ठीक है ना। अब कुंभा के बाद जो है उदा ने कोशिश की राजा बनने की, लेकिन उदा बना नहीं, राजा बना रायमल। ठीक है। और ये जो राजा बना तो उसमें अपन उदा की जो गतिविधियां हैं वो भी इसी के अंतर्गत ले लेंगे। ठीक है। तो इसका काल था 1473 से 1509 तक। एक्चुअली जब उदा ने राणा कुंभा की हत्या कर दी तो रायमल जो था वो इधर अपनी ससुराल में था। जैसे ही इसे सूचना मिली कि उदा ने जो है कुंभा की हत्या कर दी है, तत्काल वहाँ से ईडर से रवाना हुआ और जावर के आसपास सारे जो है लगभग काफ़ी सारे मेवाड़ी सरदार भी जो है रायमल से वहाँ मिले और इसके सहयोग देने का निश्चय किया, क्योंकि उदा पितृहंता था और ऐसे व्यक्ति को सामंतों ने राजा स्वीकार करने से मना कर दिया। ठीक है। तो जावर के पास ये सारे इकट्ठे हुए और वहीं जो है दाड़िमपुर का एक युद्ध हुआ। ठीक है। दाड़िमपुर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो है उदा और उसके सहयोगियों की पराजय होगी और उदा जो है वहां से भाग निकला। उसके बाद भी वो शक्ति संग्रह करता रहा और जो है लगातार रायमल से छुटपुट उसका झगड़ा चलता रहा। इधर क्या, रायमल जो है चित्तौड़ पहुंच गया। ठीक है। और चित्तौड़ पहुंचकर राज्याभिषेक हो गया, ये राजा बन गया। उदा जो है ये माना नहीं, उदा चला गया कुंभलगढ़। ठीक है। कुंभलगढ़ जाने के बाद भी उसने सोचा कि यहाँ से शक्ति इकट्ठी करके वापस जो है चित्तौड़ पे कब्जा जमाया जाए, लेकिन जो सामंत थे वो उदा से नाराज ही चल रहे थे, तो उन सबों ने कोशिश की उदा को कुंभलगढ़ से भी भगा दिया। उदा जो है कुंभलगढ़ से भागने के बाद चला गया मालवा। ठीक है। सुल्तान गयासुद्दीन के पास। उस समय जो है मालवा में सुल्तान गयासुद्दीन था, वहां चला गया। ठीक है। और कोशिश की उदा ने कि इससे गठजोड़ करके मेवाड़ पे आक्रमण किया जाए। सुल्तान भी इसी ताक में था। सुल्तान ने देखा ठीक है, अगर वहीं का कोई व्यक्ति मिल जाता है तो वहाँ चित्तौड़ को जीतना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो इसके पिताजी ने भी काफ़ी सारी कोशिश की थी कुंभा को हराने की, पर वो हरा नहीं पाया। ठीक है। अब जो मामला बैठा कि रायमल ने उदा ने यह तय किया कि अपनी बेटी का विवाह गयासुद्दीन से कर दिया जाए, लेकिन उसी वक्त ईश्वरीय संयोग हुआ और उदा पे जो है बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। उसकी मृत्यु के बाद गयासुद्दीन के मन में तो चित्तौड़ जीतने की जो है वो एक उमंग आई गई थी, तो इसने क्या किया, चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। ठीक है ना। और मांडलगढ़ के पास इसका और मेवाड़ी सेना का युद्ध हुआ और युद्ध में जो है क्या परिणाम हुआ, गयासुद्दीन की सेना की हार हो गई और गयासुद्दीन को वापस वहाँ अपने मालवा जाना पड़ा। ठीक है। अब गयासुद्दीन जो है वो मालवा चला तो गया, लेकिन इधर मेवाड़ की हालत ख़राब हो गई। मेवाड़ में आपस में गुटबंदियाँ शुरू हो गई और उसका कारण ये था कि जो रायमल के लड़के थे, ठीक है, वैसे रायमल के 13 कुंवर और
2 पुत्रियां इसके थी। ठीक है, ये आपस में, इसमें से जो है अपन आगे देखेंगे, जो पृथ्वीराज, जयमल, राय सिंह, संग्राम सिंह, और ये आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। रायमल का चाचा था सारंगदेव। ये भी अपने आप को मेवाड़ का उत्तराधिकारी मानता था और रायमल को एक अयोग्य शासक मानता था। ठीक है ना, तो इनका झगड़ा अपन बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि रायमल के काल में और प्रमुख जो कौन कौन सी घटनाएं घटी। सबसे पहले तो रायमल ने क्या किया, एकलिंग जी का जो मंदिर है उसको वर्तमान स्वरूप दिया। एकलिंग जी का मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और अभी जैसा वर्तमान स्वरूप है वो किसने किया, रायमल ने दिया। और यहाँ जो है काले पत्थर की चौमुखा शिवलिंग जो है इसने स्थापित करवाया। ठीक है, दूसरा इसने चित्तौड़ में अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण कराया। और इसकी रानी श्रृंगार देवी ने गोसुंडा में एक बावड़ी का निर्माण कराया। और अपने को ध्यान में है, गोसुंडा से एक अपने को 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख भी मिलता है जिसमें भागवत धर्म के बारे में अपने को जानकारी मिलती है इस क्षेत्र में। ठीक है ना, जिस प्रकार कुंभा का जो शिल्पी था वो मंडन था, उसी प्रकार रायमल के शिल्पी का नाम आता है अर्जुन। ये रायमल का प्रधान शिल्पी था। ठीक है, अब जो है हम देख लेते हैं कि रायमल के ग्रह कलेश के क्या क्या दशाएं चल रही थी। तो अपने को ध्यान है कि रायमल के एक सबसे बड़ा लड़का जो था पृथ्वीराज, इसको उड़ना पृथ्वीराज भी जो है इतिहास में नाम आता है। ठीक है ना, और इसका जो दूसरा लड़का था वो जयमल और राय सिंह और सांगा। पृथ्वीराज जो है काफ़ी योग्य लड़का था। ठीक है, और रायमल की भी इच्छा थी कि राजा यही बने। लेकिन संग्राम सिंह जो है ये भी काफ़ी महत्वाकांक्षी था और देश के भलाई के बारे में सोचने वाला प्रजा हितैषी आदमी था। ठीक है ना, और चूंकि अपने को पता है कि सारंगदेव जो है वो भी रायमल का विरोधी था, इसलिए सांगा को सपोर्ट करता था सारंगदेव। सारंगदेव चाहता था कि भाई या तो वो बने या सांगा बन जाए, ताकि जो है प्रशासन में उसका पूरा दबदबा कायम रहे। इधर रायमल ने क्या किया, कुंभलगढ़ जो है इसने युवराज की घोषणा नहीं की, नहीं कोई राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और कुंभलगढ़ इसको पृथ्वीराज को दे दिया। इससे जो है इन चारों भाइयों में और तनाव बढ़ा। ठीक है, और फिर जो है ख्यातों में कहानी आती है जिसको इस तरह से इन्होंने बताया है कि ये चारों भाई मिलकर जो है एक बार एक ज्योतिषी के पास गए और ज्योतिषी को अपनी अपनी कुंडलियाँ दिखाई और ज्योतिषी ने जो है संग्राम सिंह के बारे में कहा कि इसका जो राजयोग है वो चारों में सबसे ज़्यादा प्रबल है। इतना सुनते ही पृथ्वीराज को गुस्सा आ गया और उसने जो है म्यान से अपनी तलवार निकाल के संग्राम सिंह पे चला दी। संग्राम सिंह बच तो गया पर इसकी एक जो है आँख वो जाती रही। काफ़ी इलाज कराने के बावजूद भी उसमें पूरी रोशनी कभी आ नहीं सकी। ठीक है, फिर जो है सारंगदेव ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव करके सांगा को उस स्थिति से निकाला और सारंगदेव ने कहा कि ऐसे ज्योतिषी की बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर भी आप नहीं मानते हो तो एक भीमल गांव है, ठीक है ना, वहां की एक चारण पुजारी ने, आप लोग उसके पास जाओ। ये चारों फिर उसके पास चले गए और उसने वही बात कही जो ज्योतिषी ने कही। मामला गंभीर हो गया, तलवारें खिंच गई।
ठीक है, और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सारंगदेव ने सांगा को वहाँ से निकालना ही उपयुक्त समझा और वहाँ से सांगा को निकालकर अजमेर में करमचंद पंवार के यहाँ अज्ञातवास में इसको रखा। ठीक है ना, तो सांगा तो चला गया अजमेर अज्ञातवास में। अब इसके बाद जो है पृथ्वीराज माना नहीं, इसने सांगा को खोजने का भी प्रयास किया लेकिन सांगा मिला नहीं, तो इसने सारंगदेव की हत्या करा दी। अब इधर जो है कोई कौन कौन था, पहला तो सारंगदेव, चाचा रायमल का, इसकी हत्या कर दी पृथ्वीराज ने। ठीक है ना, पृथ्वीराज, उड़ना पृथ्वीराज, तारागढ़ वाला वो जो सारा पोर्शन है वो अपन जब दुर्गों को देखेंगे तो स्पेसिफिकली उसमें देख लेंगे, नहीं तो जो है ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि अपने से नहीं संभलेगा। तो पृथ्वीराज जो है इसने हत्या कर दी सारंगदेव की। और पृथ्वीराज खुद जो है, या तो इतिहास में ऐसा आता है कि धोखे से इसने विषैली गोलियां खा ली, या इसको किसी ने विष दे दिया। ठीक है, तो इस तरह जो है इसकी भी मृत्यु हो गई। जयमल जो है वो सोलंकियों के हाथे मारा गया, सोलंकियों से युद्ध में ये भी मारा गया। अब राय सिंह जो है बढ़ती निकम्मा आदमी था, तो सामंतों का जो है उस पर कोई विश्वास ज़्यादा था नहीं, तो रायमल ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अजमेर से सांगा को बुलाया और जो है उसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करके उसका राज तिलक करवा दिया। ठीक है ना, तो इस तरह अपन कह सकते हैं कि सांगा कोई सीधा उत्तराधिकारी था नहीं। बड़ी किस्मत और जोग संजोग की बात है कि उसके अगर उत्तराधिकारी आप गिनो तो पहला पृथ्वीराज, दूसरा जो है आपका जयमल, फिर राय सिंह और सारंगदेव चौथा वो भी अपना, और क्षेम सिंह था उसका लड़का था सूरजमल, उसके और सारंगदेव के भी काफ़ी लड़ाई झगड़े होते थे। फिर वो तो वागड़ चला गया है ना, उसको जो है अपन वागड़ देखेंगे तो उस समय देख लेंगे। वैसे इतना ज़्यादा अपने को इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है। अब मामला आ जाता है सांगा पर। सांगा जो है या संग्राम सिंह ये 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक इसने राज किया। ठीक है, अब जैसे ये राजा बना तो स्थितियाँ पहले ही गंभीर थी। अपने को ध्यान है कि गयासुद्दीन जो है वो लगातार आक्रमण कर रहा था और बाद में मेवाड़ के गृह कलेश की वजह से कई बार गयासुद्दीन को सोना चांदी दान दक्षिणा देकर विदा करना पड़ा, क्योंकि मेवाड़ की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो मालवा को हरा सके। क्योंकि जब उत्तराधिकारी आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, इधर सारंगदेव और सूरजमल में फूट पड़ी हुई थी, तो मेवाड़ को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। तो संग्राम सिंह के राजा बनते ही अब अपन इसको वापस उसी तरह देख लेते हैं। ठीक है, इधर रख लेते हैं अपन दिल्ली को। दिल्ली में जो था जब ये राजा बना उस समय था सिकंदर लोदी, और उसके बाद सिकंदर के बाद बन गया इब्राहिम। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी से मुख्यतः इसकी मुठभेड़ें हुई। इधर आप देखो ये मेवाड़ का जैसे जो अपने को राज्य दिख रहा है, तो ऊपर की तरफ दिल्ली हो गया, इधर हो गया मालवा। ठीक है, मांडू में जो है नसीरुद्दीन का छोरा था उसका महमूद सेकंड। ठीक है, मालवा महमूद खलजी सेकंड, महमूद खलजी सेकंड, ये किसका लड़का था? ये जो था नसीरुद्दीन का छोरा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन गुजरात में। गुजरात में जो था ये था मुजफ्फर शाह।
ये लड़का था महमूद बेगड़ा का। ठीक है ना। और इधर का जो हिस्सा था, ठीक है, ये अजमेर, भीलवाड़ा और ये, अब ये इसने क्या किया, अपना जो करमचंद पंवार था, करमचंद पंवार को इसने अजमेर, फूलिया, बनेड़ा, पर्वतसर, मांडल, ये लगभग 25 लाख का जो परगना है ये दे दिया करमचंद पंवार को। और भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा इधर से इसने ये सीमा जो है पूरी इसने सुरक्षित कर ली। अब जो है गुजरात का बार बार लफड़ा हो रहा था, तो ईडर एक राज्य है, ठीक है ना, सिरोही के पास। तो ईडर में इसने क्या किया, दो भाइयों का झगड़ा था, भारमल और रायमल, ठीक है ना, भारमल और रायमल। भारमल जो था ये इस गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह से इसके संबंध थे, ठीक है। तो इस वजह से सांगा ने क्या किया, रायमल को जो है यहाँ का राजा बना दिया और अपनी पुत्री का विवाह, सगाई भी इससे कर दी, पुत्री की सगाई कर दी रायमल से। इस तरह इसने मेवाड़ और गुजरात के बीच में एक इधर भी सुरक्षा कवच बना लिया। अब जब इसने रायमल को राजा बना दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, सुल्तान को ठीक नहीं लगा, तो सुल्तान ने निजामुल मुल्क, इसका जागीरदार था, उसके जो है साथ एक सेना इसको हराने के लिए भेजी, ठीक है ना। तो उसको जो है इसने पराजित कर दिया रायमल ने और वो चला गया। उसके बाद वापस जुल्फिकार के नेतृत्व में फिर एक सेना भेजी, तो रायमल को वहाँ से हटना पड़ा और रायमल उसका इसने भारमल को राजा बना दिया यहाँ का। तब जो है 1520 में सांगा स्वयं सेना लेकर आया और उसने गुजरात की सेना को यहाँ से निकाल भागा और ईडर पे रायमल को वापस इसका राजा बना दिया। तो ईडर का मामला ये हो गया, ठीक है, ये गुजरात का मामला भी हो गया। अब बचा मालवा का महमूद खिलजी। तो 1519 में इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध का कारण क्या था, मेदिनी राय। मेदिनी राय एक राजपूत सामंत था जो मालवा में काम कर रहा था। महमूद खिलजी के शासक बनने के बाद वहाँ के जो मुस्लिम अमीर थे वो मेदिनी राय को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने इसके कान भरने शुरू किए कि ये तो राजपूत है और इसको यहाँ से निकाल दिया जाए। तो उन्होंने मेदिनी राय को वहाँ से निकाल दिया। मेदिनी राय को वहाँ से निकालने के बाद ये किसकी शरण में आ गया, सांगा की शरण में। और सांगा ने जो है इसको गागरोन और चंदेरी, ठीक है, ये दोनों जगह जो है इसको मेदिनी राय को दे दी। लेकिन ये गागरोन देना महमूद खिलजी को पसंद नहीं आया और 1519 में उसने गागरोन पे आक्रमण कर दिया। गागरोन पे आक्रमण करने के बाद सांगा जो है अपनी सेना लेके खुद वहाँ से रवाना हुआ और जो है गागरोन में महमूद खिलजी को बुरी तरह हराया और इसको कैद कर लिया। ठीक वैसा ही जैसा जो है कुंभा की परंपरा रही, कुंभा ने भी जो है मालवा के शासक को कैद कर लिया था, ठीक है ना। बाद में इसको वापस छोड़ दिया। पर इस तरह गुजरात और मालवा का इन्होंने सांगा ने समाधान कर दिया, ठीक है। और बाद में जो है इनकी ज़्यादा हिम्मत भी नहीं हुई कि मेवाड़ को बार बार परेशान कर सके। अब उधर पे बैठा था सिकंदर।
सांगा की जो सीमा है वो लगातार बूंदी, कोटा और सवाई माधोपुर तक जो है इसका प्रभाव सांगा का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और कहीं ना कहीं इनको लोदियों की जो सीमा से है वो सांगा की सीमा स्पर्श करने लगी। तो जो है इब्राहिम लोदी के बीच में और सांगा के बीच में 2 युद्ध हुए। पहला हुआ 1517 में, ठीक है, खातोली का युद्ध। कोटा में। दूसरा हुआ 1519 में, ठीक है, बाड़ी धौलपुर का युद्ध। पंद्रह 1517 में जो खातोली का युद्ध हुआ, इसमें इब्राहिम खुद आया था और बड़ा भीषण युद्ध हुआ और सांगा का भी जो है एक हाथ इसमें हाथ कट गया। सांगा का भी जो है एक हाथ कटा। ये जो सांगा की अपन फोटो देखें, इसमें भी आप देखो सांगा का जो है एक हाथ है वो कटा हुआ था। एक आंख भी जो है उसकी थोड़ी सी खराबी है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं ना ये कि राजपूतों का भग्नावशेष जो है वो सांगा को कहते हैं कि इतने घाव लगने के बावजूद भी है सांगा ने कभी हिम्मत नहीं आ रही। अब जो है दूसरा युद्ध जो हुआ 1519 में, इसमें जो है वो खुद नहीं आया और उसने मियाँ हुसैन और मियाँ मक्खन और मियाँ मक्खन, इन दोनों को लोदी ने भेजा, ठीक है, मियाँ हुसैन को और मियाँ मक्खन को। और जो है सांगा ने इन दोनों को भी हरा दिया। हालांकि जो दिल्ली के इतिहासकार है वो कहता है कि सांगा इसमें हार गया, लेकिन बाबरनामा में अपने को साफ पता चलता है कि धौलपुर का जो युद्ध है वो सांगा ने जीता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये सारा टंटा तो उसने निपटा दिया। अब अपन देख लेते हैं सांगा और बाबर के बीच में क्या मामला रहा। ये इधर अपन ले लेते हैं सांगा को और इधर अपन ले लेते हैं बाबर को। ठीक है, तो अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हो गया और इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी भारत से, मतलब इब्राहिम लोदी हार गया तो बाबर को भारत में प्रवेश करने का मौका मिल गया। अब जो सारा मामला जुड़ा है इसी युद्ध से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बाबर ये कहता है कि उसने जो है सांगा ने कि काबुल में एक दूत भेजा और उस दूत के माध्यम से इसने कहलाया कि आप जो है बादशाह ऐसा करें कि इधर से आक्रमण करें इब्राहिम लोदी पे और हम जो है इधर से आक्रमण करेंगे और फिर उसके बाद आगरा तक का प्रदेश जो है वो बाबर दिल्ली रह जाए और सांगा को आगरा तक का प्रदेश दे दिया जाए। फिर जो है बाबर ने कहा कि पानीपत का युद्ध भी खत्म हो गया पर वो राजपूत राजा आया ही नहीं। तो इस प्रकार जो है वचन भंग का इसको सांगा को इसने दोषी माना। इधर जो है राजपूत इतिहासकार इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन ये बात ज़रूर सही है कि इन दोनों के बीच में पत्र व्यवहार तो जरूर हुआ होगा। हालांकि सांगा को भले आवश्यकता नहीं हो पर बाबर को जरूर इसकी आवश्यकता रही होगी। हो सकता है कि बाबर ने ही अपना कोई दूत जो है सांगा के पास भेजा हो और इस प्रकार की कोई शर्त रखी हो कि भाई अगर क्योंकि बाबर जो है वो गैर मुल्क में आ रहा था, उसको नहीं पता था यहाँ की स्थितियाँ कैसी थी। और जबकि 1517 और 1519 में अपने को ध्यान में है कि पहले ही एक बार जो 2 बार सांगा जो है इब्राहिम लोदी को हरा चुका था। तो वस्तुतः देखें तो सांगा को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर की ज़रूरत कतई नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन बाबर को जो ज़रूरत थी कि अज्ञात भाई दूसरी जगह जा रहे हैं, थोड़ा सा डर तो रहता ही है। तो उसने जो है
और सांगा बड़ा पराक्रमी था, उसको पता है कि उत्तर भारत में ये दो ही शासक जो है सबसे पराक्रमी हैं, तो सांगा का अगर साथ मिल जाए तो बाबर को जो है पानीपत के युद्ध में आसानी हो जाती, लेकिन सांगा ने उसका साथ दिया नहीं। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा रहा हो। अपने को मेवाड़ की जो दैनिक देनी है, जिसमें एक पुरोहितों की डायरी हुआ करती है, ठीक है, पुरोहितों की डायरी, इसमें मेवाड़ के जो राजकाज पत्र व्यवहार वगैरह है, जैसा अपन ने खतूत और वो जो पढ़े थे ना, खरीता वगैरह परवाने और बैया, जिसमें राजाओं की जो है दैनिक कामों का जो उल्लेख रहता था, उसी तरह पुरोहितों की डायरी में मेवाड़ के राजा की दैनिक कार्यों का और आने जाने वाले पत्र व्यवहारों का उल्लेख है। उसमें ये जरूर उल्लेख है कि बाबर की तरफ से पत्र व्यवहार हुआ था। अब मेवाड़ के सरदारों ने कहा होगा कि भाई आज तक जो भी मुस्लिम आक्रांता आए हैं उनका एकमात्र उद्देश्य रहा है लूट खसोट, तो हो सकता है कि बाबर भी लूट खसोट करके चला जाए, और जैसे ही लूट खसोट करके चला जाएगा और फिर जो है अपन इसको दिल्ली को जीत लेंगे। या ये हो सकता है कि कहा हो कि ये विदेशी है और अपने को जो है इसका सहयोग नहीं करना चाहिए, वेट एंड वॉच की नीति अपना रखी हो सांगा ने, कि देखते हैं कि दोनों में से, दोनों बाहरी लोगों से सांगा को कोई लेना देना नहीं था, कि दोनों में से कोई भी जीतेगा उसको अपन देख लेंगे बाद में। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ मामला हुआ। और इसके बाद जो है सांगा, बाबर ने इधर दिल्ली जीत ली। अब दिल्ली जीतने के बाद 1526 में इसने दिल्ली जीती और जो है सांगा के ऊपर आक्रमण करने के लिए ये दिल्ली से रवाना हो गया, क्योंकि राजपूतों को हराए बिना इसको पता था कि दिल्ली पे अधिकार किए रखना मुश्किल है, क्योंकि आगे पीछे जो है राजपूतों से लड़ाई तो होनी ही थी, तो क्यों न हाथों हाथ जो है युद्ध हो ही जावे। ठीक है, अब उधर से रवाना हुआ दिल्ली से, तो बाबर आके जम गया खानवा में। ठीक है, और सांगा जो भी है यहाँ से रवाना हुआ, तो बयाना के पास में जो है सांगा की और बाबर की एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी थी, जो एक्चुअली सांगा की सेना की टो लेने गई थी कि भाई क्या मामला है, कैसा क्या है। ठीक है ना, तो ये लगभग जो है 16 फरवरी 1527 के बात है, 16 फरवरी 27 बयाना, इन दोनों में थोड़ी सी मुठभेड़ हो गई, और जो बयाना की टुकड़ी ने जो सांगा की साहस और बयाना की जो टुकड़ी थी उसने देखा कि राजपूत तो बड़े पराक्रमी लोग हैं, और इन्होंने जो है जब ये खानवा में आए जहाँ बाबर ने अपनी किलाबंदी और घेराबंदी कर रखी थी, तो वहाँ आके इन्होंने ऐसे ऐसे विवरण सुनाए कि बाबर की सेना के तो होश उड़ गए कि राजपूतों को तो अथाह सागर साहब, और एक एक व्यक्ति दोनों हाथों में तलवारें लेकिन शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। सब खौफ फैल गया बाबर की सेना में। हालांकि बाबर के पास जो है उस समय की भारत की दृष्टि से देखें तो बहुत पावरफुल सेना थी। इसके बाद तोपची थे, ठीक है, और बंदूकें चलाने वाले थे। आज भी जो है जहाँ ये खानवा का युद्ध हुआ है वहाँ आसपास की पहाड़ियों पे और उस पर छोटे छोटे छर्रों के और गोलियों के निशान आज भी देखने को मिलता है। शायद कुछ साल पहले पत्रिका में या भास्कर में कटिंग भी आई थी जिसमें जो है पहाड़ियों के ऊपर वो जो छर्रे लगे हुए थे वो दिखाए थे उसमें। इसके बावजूद भी जो है बाबर की सेना में हड़कंप मच गया। अब बाबर क्या करे, तो बाबर ने सैनिकों में उत्साह भरने के लिए जो है शराब के प्याले तोड़ दिए। उसने कहा कि मैं जो है आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊँगा। और दूसरा उसने कहा कि जो तमगा कर लगाया जाता है मुस्लिम व्यापारियों पर, मैं वो भी हटा देता हूँ, ठीक है ना। और ये जो है जिहाद है, हर मरने वाला जो है अल्लाह के पास जाएगा सीधा। इस तरह करके उसने सेना में उत्साह बढ़ना शुरू किया। अब उसके बाद जो है मामला जम गया, सांगा भी है वहाँ पहुँच गया। अब खानवा के मैदान में सब दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने लग गई। अब युद्ध जो है वो हुआ है अपना मार्च 1527 में, ठीक है।
अब डेट का मैंने थोड़ा 16-17 में कन्फ्यूजन चल रहा है, कुछ एक किताबों में 16 है, कुछ एक में 17 है। वैसे डेट आज तक कभी पूछी नहीं है, और 16 मार्च और 17 मार्च दोनों डेट देख के पूछने का मुझे लगता नहीं इसका कोई तुक है। तो कुल मिला के सुबह 9:30 बजे जो है खानवा के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। अब युद्ध शुरू होने से पहले जो है बाबर खानवा में 1 महीने पहले आ गया, तो इसको जो है अपनी सेना की सेटिंग करने में मदद मिल गई। दूसरी तरफ बयाना से खानवा आते हुए सांगा ने क्या गलती की, उसने लंबा रूट लिया और उसको आने में कुछ दिन लग गए, तो उसको जो ज़्यादा तैयारी वैयारी करने का मौका मिला नहीं। अब बाबर का मामला तो फिक्स था, आगे आगे तो उसके घुड़सवार रहते थे। जैसे अपने को पता है कि भाई ये जो है तुलुगुमा पद्धति का इस्तेमाल करता था, ठीक है। अब तुलुगुमा पद्धति इसने सीखी थी उज़्बेकों से। भाई बाबर भी वैसे अगर देखें तो मध्य एशिया से भगाया हुआ आदमी था, खुरासान और वहाँ जो है इसका कभी मामला बैठा नहीं, वहाँ से भागा हुआ आदमी था ये। तो आगे तो रखता था, तो उज़्बेकों से इसने तुलुगुमा पद्धति सीख रखी थी, तो आगे तो रहते थे इसके घुड़सवार, बंदूकची, पीछे इसकी रहती थी तोपें, ठीक है, और फिर इसकी रहती थी सेना, पैदल टुकड़ी। ये इस तरह से तुलुगुमा पद्धति रहती थी। एक्चुअली ये जो है वो है तुलुगुमा पद्धति। तो जब अब अपने राजपूत तो ज़्यादा से ज़्यादा बस इस तरह से लड़ते थे भीड़ में, बीच में रहता था सांगा। अब जो है जैसे ये तो करते थे यहाँ आक्रमण, और ये घूमकर तो चारों तरफ से दबा के निपटा देते थे शत्रु को, ठीक है ना। तो इस तरह तुलुगुमा पद्धति ये है। अब युद्ध शुरू होने के पहले 1 घंटे में तो बाबर की सेना में मच गई खलबली, हालांकि तोपें और बंदूकें चलने के बावजूद भी। और उसी समय 2 दुर्घटनाएं ऐसी हुई, एक तो जो है सलहदी तवर, ये है रायसीन का, ये अपनी सेना सहित क्या हुआ, सांगा का पक्ष छोड़ के बाबर के पक्ष में मिल गया, ठीक है। और नागौर के जो खानजादे थे, ये भी जो है बाबर के पक्ष में मिल गए। और उसी समय दुर्भाग्य से क्या हुआ, एक तीर सर्र करता हुआ कुंभा इसमें सांगा की आंख में लग गया और सांगा हो गया मूर्छित। अपने यहाँ क्या समस्या है कि हमेशा राजा जो है वो, जैसे हेमू हारा, तो हेमू के हारने के पीछे भी यही कारण था कि आपको ध्यान में होगा हेमू और अकबर के बीच जो लड़ाई हुई, ठीक है ना, सेकंड पानीपत, तो उसमें भी एक तीर सर्र जैसे का उसके आंख में चला गया और वो आदमी गिर गया नीचे, और फिर सेना में खलबली मच जाती है। तो राजाओं को अपने आप को युद्ध में झोंकने की एक अजीब उत्साह, एक परंपरा यहाँ रही है, जिसकी बाबर ने जो है अपने आप को युद्ध में झोंका ही नहीं। एक सुरक्षित स्थान पे बाबर जो है एक विशेष आरक्षित सैनिक टुकड़ी के साथ रहता है, और जैसे ही उसको लगता है कि सेना थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही है तो उस आरक्षित टुकड़ी को वहाँ से रवाना कर देता है। अपने यहाँ ऐसी कोई परंपरा है नहीं, अपने यहाँ तो बस वीरता दिखाना, युद्ध करके मर जाना, इसी में जो है वो है ना 12 बरस तक क्षत्रिय जीवे और 13 जीवे सियार। कुल मिला के ये है कि 12 बरस तक कुकर जीवे, और ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर यूँ है कि बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार, ठीक है। अपने यहाँ तो ये परंपरा है कि बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो 18 बरस से अगर ऊपर क्षत्रिय जीता है तो फिर तो उसके जीवन का ही धिक्कार है। तो अपने यहाँ लड़ने के लिए, मरने के लिए लड़ते थे ये लोग। तो तीर लग गया और जो है सांगा को युद्ध से हटा लिया। अब सांगा को युद्ध से हटाने के बाद उसकी जगह किसने ली, जाला अज्जा सादड़ी ने। सादड़ी के जाला अज्जा ने उसकी जगह ले ली, राज तिलक अपने धारण कर लिया, ठीक है। इससे पहले सलुम्बर वालों को ऑफर हुआ था पर उन्होंने
मना कर दिया वो चुंडा की प्रतिज्ञा कारण कि भाई हम जो है राज मुकुट है वो धारण नहीं करेंगे। तो जालाजा ने ऐसा किया और ये भी जो है थोड़ी देर में मारा गया। इसके मारे जाते ही जो है सेना में खलबली मच गई, ठीक है। और खलबली मचते ही बाबर जीत गया। बाबर ने जीतने के बाद जो है मरे हुए राजपूतों के सिर से मीनार बनाई और खुद ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की, ठीक है। तो गाजी की उपाधि धारण की और इसने मीनार बनाई। अब जो है सबसे पहले इसको बसवा में इसको होश आया, ठीक है। और होश आते इसने कहा कि भाई मैं तो युद्ध के लिए सज्ज हो गया ये। फिर जो है इरीच एमपी में एक जगह है, वहाँ इसने मोर्चा संभाल लिया, सेना को इकट्ठा करने लगा। तो इरीच में क्या हुआ कि इसको सेना नायकों ने जहर दे दिया। उन देखा कि ये तो मरवा बैठेगा, पहले ही सत्यानाश हो गया है और कम से कम बाबर जो है वो आगे तो नहीं बढ़ा, वो वापस चला गया। दूसरे राज्य को तो सुरक्षित ही रहे, उनको किसी को जीता नहीं इसने। अब जो है कालपी में फिर इसकी मृत्यु हो गई और मांडलगढ़ में इसकी समाधि है। ठीक है ना। तो ये जो रहा सारा कुछ इसके खानवा के युद्ध का मामला। अब खानवा के युद्ध से पहले राजपूतों में एक परंपरा होती है पाती पेरवण की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये युद्ध का आमंत्रण है। ये एक बहुत ही अच्छी परंपरा है। ये अगर चौहानों के समय में और उस समय रही होती तो शायद हो सकता है कि तुर्कों का भारत में आना मुश्किल हो सकता था, ठीक है ना। तो इसके पाती पेरवण युद्ध के आमंत्रण में राजस्थान का एक भी ऐसा राज्य नहीं था जिसने इसमें भाग नहीं लिया हो। इसकी ये वजह थी, एक तो सांगा का अपना व्यक्तित्व भी था। सांगा अब तक कोई भी युद्ध हारा नहीं था। इसने जो है दिल्ली के सुल्तान तक को 2 बार हरा दिया था। मालवा के महमूद खिलजी को इसने जो है सेकंड को हरा दिया था। मुजफ्फर शाह जो है गुजरात का शासक, उसको इसने हरा दिया था। इधर नागौर तक का जो परगना पर्वतसर और अजमेर और ये सारे जो जगह है वो भी जो है सांगा के अधिकार क्षेत्र में थी, ठीक है। तो इसमें अपन देखें कि कौन कौन आए थे। तो सबसे पहले देख लें अपन मारवाड़। मारवाड़ का मालदेव, ठीक है ना। और बीकानेर, बीकानेर का कल्याणमल, ठीक है। आमेर, आमेर का पृथ्वीराज। मेवात का हसन खां मेवाती, अखेरा सोनगरा जालोर का, ये सारे लोग जो है वो संग्राम सिंह के साथ युद्ध करने के लिए आ डटे सब, ठीक है। इस तरह जो है मेवाड़ के एक सबसे अब तक मेवाड़ के सबसे पराक्रमी शासक संग्राम सिंह का जीवन समाप्त हो गया। और संग्राम सिंह के बाद हुआ उदय सिंह और उसके बाद हुआ महाराणा प्रताप। टोड ने एक जगह लिखा है कि महाराणा प्रताप और सांगा के बीच में यदि उदय सिंह नहीं होता तो जो है मेवाड़ की किस्मत कुछ और ही हुई होती। पर ठीक है, समय के अपनी चक्र है और वो उस गति से ही चलता है, हमारे हिसाब से नहीं चलता है, ठीक है। तो ये भाग 4 में अपन सांगा तक की देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा अगर लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में भी अपने को समस्या आएगी और थोड़ा देखना भी जो है उसमें फिर रुचि खत्म हो जाती है। आधे घंटे के बाद पठार से आने लगते हैं अध्ययन के, ठीक है ना। तो आगे जो भाग 5 में है अपन उदय सिंह से लेके फिर आगे देख लेंगे।
ठीक है, मिलते हैं फिर अगले भाग 5 में।